मनीष सर का बहुत स्वागत है। उनके बारे में मैं कुछ चंद शब्द आपको बोलता हूँ। ही इज़ द वन ऑफ बेस्ट न्यूरोसर्जन इन पुणे। मनीष सर बहुत एक्सलेंट उनका नाम है, पूना में तो है ही है, पर ऑल ओवर इंडिया में भी है। ही इज़ द बेस्ट कंसल्टेंट, न्यूरो कंसल्टेंट इन सह्याद्री हॉस्पिटल। ही इज़ वर्किंग विद द सह्याद्री हॉस्पिटल 2004। उनका बहुत चाइल्डहुड से ही उनका सपना था कि वो डॉक्टर बने। उनकी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल शिखरापुर में हुई है। उसके बाद उनका एमबीबीएस मुंबई से हुआ है। डीएनबी उनका पुणे से हुआ है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सह्याद्री हॉस्पिटल से हुआ है। 2010 से वो सह्याद्री हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। एंड ही इज़ अटैच विथ एवरी सह्याद्री हॉस्पिटल, आई थिंक सो, कोथरूड, हड़पसर, कराड, and more than 15 years of experience he is having, and he is the guide for us. So thank you sir once again, and we'll Thank you so much for the introduction. मेरे Thank you. मेरे पास इतना ही था सर। सो कुछ रह गया रहेगा तो सॉरी। नहीं नहीं, जितना इट्स मुझे। परफेक्टली फाइन, थैंक यू सो मच। यस यस। नहीं, मैं एक ही बात सबको बोलना चाहूंगा कि जब कोई बोलता है यानी बहुत अच्छा फील होता है कि तारीफ होती है अपनी खुद की। एक ही बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि अच्छा सर्जन या बेस्ट सर्जन जब आप बोलते हो तो कौन सा सर्जन है। तो हमारे टीचर जो मेडिकल कॉलेज में थे वो सिखाते थे कि द सर्जन हु ट्राइज टू अवॉइड सर्जरी इज वन ऑफ द बेस्ट सर्जन। जो सर्जन सर्जरी अवॉइड करने की मैक्सिमम कोशिश करता है वो आइडियल सर्जन है। ओके क्योंकि काटना ये तो कला है। तो यस। काटने की कोई भी सीख सकता है अगर आप 3-4 साल उस डिपार्टमेंट में काम करोगे, लेकिन किसकी सर्जरी करनी है और किसकी नहीं करनी है ये दैट इज एक्चुअली सर्जन जॉब। ये यस सबसे डिक्टम है हमारे साइंस का। अगर ये फॉलो करते हैं तभी पेशेंट्स के चेहरे पे हंसी हमें दिखाई देती है। नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप सुनते हो आप बार बार, बाहर क्या होता है क्या नहीं। यस सर। दिस इज थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सर अबाउट अस, हमारा एक बेस्ट न्यूरो रिहैब बोल के ग्रुप है, जिसमें मैं और 2-3 और फिजियोथेरेपिस्ट है जो अभी ट्रेनिंग सेशन में है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस गए 10 साल में न्यूरो में ही है सर। सो हम लोग ने शुरुआत क्या किया कि वी कलेक्टेड डाटा ऑफ 10 years, जिसमें हम लोग ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में वो डाटा था, जिसमें एक हमारा एक पेशेंट पहले 5 साल में चला था। तो वही प्रोसेस हम लोगों ने बहुत लोगों के ऊपर ट्राई किया, तो हमारा आउटपुट 50% से ज़्यादा आने लग गया। सो वी फॉलो दैट प्रोसेस टू ऑल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है सर। दूसरी चीज़, हम लोग फिजिकल पे भी काम करते हैं, उनके मेंटल सेशन पे भी काम करते हैं। एंड देन वी स्टार्ट विद द सोशल सेशंस, कि ये जो ग्रुप है, जो ग्रुप बनाया जाता है उनमें दोस्त बनाए जाते हैं। मेंटली आपको कुछ दिक्कत रहेगी, बहुत सारे लोग क्या होता है कि मेंटली स्ट्रेस में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तो नए नए हम लोग बुलाते हैं गेस्ट स्पीकर, और उनसे उनकी बातचीत करवाते हैं, जिससे उनका माइंड भी रिलैक्स रहता है। उनके सवालों के सब जवाब दिए जाते हैं यहाँ पे। एंड वी वर्क सर स्पेशली ऑन द मॉडल ऑफ दिस, what we offer on the online, it's a free, not only the उनको अगर स्पेशल सेशन लेना होता है तो ही उसका चार्ज होता है, अदरवाइज मीटिंग्स आर फ्री। महीने में सर 2 मीटिंग होती है, हर संडे 1.5 घंटे की, जिसमें हम लोग इस प्रोग्राम को कैसे करते हैं, पहले असेसमेंट करेंगे कि उनको क्या हुआ है। वी थिंक एवरी पेशेंट इज़ अ यूनिक, तो उसका इंजुरी लेवल अलग है, एवरीथिंग इज अलग, सो इट शुड बी असेस्ड ऑन दैट बेसिस ओनली। देन उसका एग्जैक्ट कॉज ढूंढते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सर हम लोगों ने क्या किया है कि रिकवरी है वो 7 स्टेज में डिवाइड कर दी है सर। फर्स्ट इज अ नेक होल्डिंग, सेकंड लॉग रोलिंग, थर्ड सुपाइन टू सिट, फोर्थ सिट टू स्टैंड, फिफ्थ स्टैंडिंग फॉर 40 मिनट्स। जैसे हम लोग वॉक टेस्ट करते हैं ना, वैसे स्टैंडिंग टेस्ट है इसमें, कि आप 40 मिनट अगर खड़े रह पा रहे हो तो ही आप चलो, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। और उसके बाद में हम लोग सर विथ वॉकर हम लोग चलाते हैं। सो इसके रिजल्ट ऐसे आया है सर कि महाराष्ट्र के लिए ये चालू करके हमें 1.5 साल हुआ है। सो 18 लोग जुड़े हैं, जिनको मैंने तो हाथ नहीं लगाया, पर सर 18 में से 10 लोग खड़े हो गए सर।
That is excellent result. यस सर, थैंक यू सर। सर सह्याद्री हॉस्पिटल पूना में न्यूरो सर्जन के इससे काम करते हैं सर। यहाँ से हमारा काम सर ऐसे ही है, यहाँ तक कि हमारा डिस्क्रिप्शन था। ये जो भी चल रहा है उसमें आपका हाथ बाहर आ रहा है, उसके लिए थैंक यू सर। माइक इज़ योर्स सर। आप आपके बारे में और आपके थोड़ा सा आपके न्यूरो के बारे में हमें कुछ गाइड करें, फिर कुछ सवाल है वो सवाल ले लेते सर। गिव मी। जी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, आप जो आपका ग्रुप जो काम करता है, आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ही पेशेंट्स को हेल्प करते हो, या जो डिजेनरेटिव स्पाइन डिसीजेस है जिन जहाँ पे काफी सारे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं वहाँ पे यानी सर आपके जो ग्रुप उनका उसमें ये सब इंक्लूडेड है, या इट्स ओनली इंजरी पेशेंट्स, ट्रॉमा स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट? इंजरी, पैरालिसिस एंड जीबीएस, जिसमें अच्छा, सो डिजेनरेटिव एनी एनी चेंजेस लॉस ऑफ ऑटोइम्यून फंक्शन? में नहीं करते सर। अच्छा, सो एनी लॉस ऑफ फंक्शन जिन्हें होता है किसी पेशेंट को, अगर एक शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, यू हेल्प देम, राइट? यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल। नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, या आप सब आपने मुझे जो अभी ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच। ये सिस्टमैटिक अप्रोच है, इसीलिए पेशेंट्स को रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। अभी आपने बोला कि यू आर द फर्स्ट वन जो स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरो रिहैब में इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्यों फर्स्ट हो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि न्यूरो में रिकवरी बहुत स्लो होती है। यस तो स्लो है, इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स का ज्यादा दिन टिकता नहीं है, और वैसे ही तो रिहेबिलिटेशन करने वाले करा के लेने वाले लोग हैं उनका भी इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत कम हो जाता है। सो नॉट टू मेनी टेकर्स, बहुत सारे लोग इसमें अपना हाथ डालना नहीं चाहते। सो वेरी हैप्पी दैट यू हैव बीन फोकस्ड ऑन न्यूरो रिहेबिलिटेटिव केयर, कि आपका फोकस न्यूरो का ही है, ये बहुत अच्छा है। नहीं तो आप बहुत सारा कुछ और भी कर सकते थे, आप जॉइंट रिहैब कर सकते थे जहाँ पे चलने फिरने वाले पेशेंट ही आते हैं, है ना? यस लेकिन चैलेंजिंग ब्रांच आपने चूज की है। यस सो congratulations टू यू एंड थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। यस अ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया, इट इज नॉट ओनली अ फिजिकल रिहैब, कि आप जो ट्रीटमेंट करवा रहे हो, ये ट्रीटमेंट खाली शरीर की ट्रीटमेंट नहीं है, ये शरीर और मन दोनों की ट्रीटमेंट है। कोई भी बीमारी में डिप्रेशन बिल्कुल आता है। सिंपल स्लिप डिस्क की बीमारी हो जहाँ पे आपको बहुत दर्द हो, वहां से लेके स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जहाँ पे हाथ पैर की ताकत कम हो, डिप्रेशन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि आप पूरा लाइफ आपका बदल जाता है और आप मन ही मन में कंपेयर करते रहते हैं कि मैं पहले कैसा था और आज देखो मेरा क्या हुआ है। ये आपकी रिकवरी को स्लो कर देता है। सो मेंटल रिहेबिलिटेशन इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। आप खुद को जितना बूस्ट करेंगे, वो उतना के शरीर में आपको रिजल्ट्स उसके पॉजिटिव दिखाई देंगे। जैसे मैं एक पेशेंट के बारे में कोट करना चाहूंगा, गोविंद राव जी जो भोसले साहब हैं, वो मेरे मैंने उन्हें बहुत खराब कंडीशन में देखा था। ही वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज। जब उन्हें स्पाइनल कॉर्ड की, तो उनके हाथ पैर बिल्कुल हिलते नहीं थे, वो बेडरिडन थे। बहुत सारे से होके वो गुजरे। उनको लंग इन्फेक्शन हुआ था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन स्लोली उन्होंने मेंटली उनका बूस्ट जो था वो टिका के रखा, और उसकी वजह से धीरे 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 आज वो चल पा रहे हैं सपोर्ट लेके। ही इज एबल टू स्टैंड, ही इज एबल टू वॉक, उनके फिंगर फंक्शंस इंप्रूव हो गए। तो सभी जो दर्शक हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूंगा कि मेंटल बूस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेंटल बूस्ट या आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ाए कैसे, वो तो कहीं बाजार में नहीं है, उसकी कोई टैबलेट भी नहीं है। कोई बोलेगा चलो हम गोली खा के खुद को पॉजिटिव रखेंगे, ऐसा गोली दुनिया में कहीं पे भी है नहीं ऐसी गोली। तो इसके लिए आपको आपके दिन को, जो आपका सुबह से लेके शाम तक का जो टाइम होता है, उसे आपको बहुत अच्छी तरह से डिवाइड करना है, और आपके बहुत सारे शरीर के इम्पोर्टेंट जो नीड्स रहते हैं वो उसमें फिट करने हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे नींद का एक टाइम रहता है। मैं सुबह उठने के बाद रात को जब सोता हूँ, बीच में मुझे बहुत थकान महसूस होती है, तो आधे घंटे के लिए एक छोटी नैप इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका एक टाइम इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं बहुत मेंटली थकान महसूस करता हूँ तो मेरी कुछ हॉबी रहती है। हॉबी कुछ भी, किसी को गाना सुनने की हॉबी है, किसी को पिक्चर देखने की हॉबी है, किसी को खाली बुक पढ़ने की हॉबी है। तो हॉबी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपको मेंटली बूस्ट होना है तो। तीसरी काउंसलिंग सेशंस, क्योंकि हम डिप्रेस्ड है, ये बहुत सारे टाइम हमें पता नहीं होता है,
ये हमारे दोस्त को पता होता है, जो हमारे साथ है, हमारे रिश्तेदार को पता होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। हम बोलते कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे कुछ डिप्रेशन नहीं है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रोफेशनल काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपको काउंसलिंग करते हैं, वो आपके साथ बैठ के दे फिगर यू आउट, आपको ढूंढ के निकालते हैं कि ये 3-4 चीजें आपकी मन ही मन में आपको बहुत तकलीफ दे रही है, और उसके कारण से आपका दिमाग वही सोच में डूबा हुआ है बार बार, एक ही चीज के कि मैं कब इंप्रूव हो जाऊंगा, मैं जब इंप्रूव हो जाऊंगा तब मैं ज्यादा ताकत लगा के एक्सरसाइज करूंगा। ये ऐसा होता नहीं। तो काउंसलर सेशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। तो आपके यहाँ पे जो डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने बताया अभी, जो आपके साथ वो प्लान वो फॉलो कर रहे हैं, उसमें मेंटल हेल्थ का इंक्लूजन है, बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी आज पुणे में या मुंबई में इतना ज्यादा उस पर इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैरी फॉरवर्ड विथ वॉट एवर यू हैव बीन डूइंग। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में रिकवरी टाइम डिपेंडेंट होती है। मैं आपको कुछ स्ट्रिक्ट फैक्ट्स बताऊंगा। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप खुद के बारे में कोई इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजन ले लो। मैं आपको एक कुछ पेशेंट के एग्जांपल्स दूंगा। चलो, मैं खुद पेशेंट हूँ। मैं आज गिर गया हूँ और मुझे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है। मेरे हाथ और पैर की ताकत कम है, और सर्वाइकल स्पाइन का एमआरआई करने के बाद मुझे किसी डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ये रिकवर हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, अगर ऐसा किसी को भी आपके आसपास या आप कभी सुनाई दे कि सर्जरी करने के बाद इंप्रूव हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन रिकवरी के लिए टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो ऑपरेशन करके इंप्रूवमेंट हो गई, ये कभी भी फॉलो नहीं होता है, ये टाइम फ्रेम। तो सारे टाइम ऐसे ही बोल के करवाई जाती है कि चलो आप ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो आप ऐसे ही जिंदगी भर रहोगे, नहीं तो आप ऑपरेशन करने के बाद तुरंत उठ जाओगे। तुरंत उठना ये बहुत बड़ी, ये फेक चीज है, ये बहुत बड़ी मिथ बोलते हैं हम इसे, झूठ है। कोई भी सर्जरी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होने के बाद तुरंत पेशेंट को ठीक नहीं करती है। दूसरी बात होती है कि सर्जरी की नौबत कब आएगी, ये हम कैसे जानें। तो मैं हर एक पेशेंट को बताता हूँ कि आपके शरीर में जो बिगाड़ हुआ है, वो बिगाड़ होने के बाद कुछ हफ्तों में धीरे धीरे रिकवरी जब शुरू हो जाती है, 60% पेशेंट्स की रिकवरी होना अनिवार्य है। यानी 60% पेशेंट ये इम्प्रूव होते ही है। पूरे इम्प्रूव कौन होते हैं? पूरा इम्प्रूव कोई नहीं होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ बिल्कुल टिकेगी रहेगी। 100% रिकवरी ये इसमें कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। तो चलो, मुझे अगर इंजरी हो गई और मैं 6 हफ्ते हो गए और मैं रिकवर होना शुरू हो गया, मुझे सर्जरी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये कैसे जाने? तो जब रिकवरी शुरू हो जाए, अच्छे डायरेक्शन में रिकवरी प्रोग्रेस हो, और उसके बाद अगर बिगाड़ शुरू हो जाए फिर से सेकंड टाइम अपने आप विदाउट कोई इंजरी, तो इसका मतलब है कि आपको सर्जरी की नौबत आ सकती है। क्योंकि सर्जरी आपका बिगाड़ रोकने के लिए बनाई गई है। जो बिगाड़ हो गया उसे इंप्रूव करने के लिए कोई भी सर्जरी दुनिया में आज तक बनी हुई नहीं है। तो रिकवरी के फेज में अगर आपको लगे कि आपके शरीर में बिगाड़ फिर से शुरू हो गया है सेकंड टाइम दोबारा, तब आप डॉक्टर से जांच करवा के अगर कुछ सर्जरी है उसे ब्रेक लगाने के लिए तो चूज कर सकते हो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक सोशल प्रॉब्लम है जो हमारे इंडिया में ही फेस किया जाता है। मैं यूके में भी पढ़ा हूँ, इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, मैं यूएस में भी पढ़ा हूँ। वहां पे ये नहीं है, लेकिन इंडिया में है। उसे बोलते हैं स्टेम सेल्स। अभी क्या होता है कि इंडिया में इमोशंस पे बहुत सारी ट्रीटमेंट की जाती है। पेशेंट जब इमोशनल होता है तो इमोशंस का बहुत फायदा उठाया जाता है। तो स्टेम सेल्स की इंजेक्शंस मुंबई में या कहीं पे भी बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल है। ऐसे बोर्ड्स, ऐसे एडवर्टाइजमेंट यहाँ वहाँ घूमते हैं, और ये बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे 100 पेशेंट थे, उन्होंने इंजेक्शन लिए, उसमें से 80 पेशेंट चलना शुरू हो गया। तो स्टेम सेल्स के जो इंजेक्शंस है जो लाखों रुपए में बिकते हैं, ये अभी तक पूरा प्रूवन साइंस नहीं है। स्टेम सेल्स पे रिसर्च चल रहे हैं, और इंडिया में भी स्टेम सेल्स बेचने की ऑफिशियली किसी को भी परमिशन नहीं है। तो स्टेम सेल्स की अगर ट्रीटमेंट आपके पास पहुंचे, हम बहुत थके हुए रहते हैं, हमारी ताकत इंप्रूव नहीं हो रही है, कोई रिश्तेदार बोलता है अरे वो स्टेम सेल की ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाते, 2-4 लाख का तो प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है। लेकिन ये ट्रीटमेंट फुल प्रूफ नहीं है, ये खाली इमोशनल ट्रीटमेंट है। उस स्टेम सेल के ट्रीटमेंट में नर्व सेल्स कभी भी पैदा नहीं होते। नर्व सेल्स पैदा होने वाले जो स्टेम सेल्स होते हैं उस पर अभी तक रिसर्च चालू है। अभी तक वो रिसर्च पूरी फेज में बाहर मार्केटिंग के लिए अभी तक आया नहीं है, तो उसके पीछे ना भागे। मुंबई में एक बहुत बड़ा सेंटर था, रिसेंटली उसे लॉक लगाया गया है, और उस पे
कार्रवाई की गई है, कानूनी कार्रवाई, क्योंकि वो बहुत सालों से एक्टिव था। आपने शायद सुना होगा बहुत सारे लोगों ने जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बाधित हैं उन्होंने, या फिर पैरालिसिस वाले जो लोग हैं उन्होंने, लेकिन ये ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिकल साइंस में अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ऐसे कोई भी शॉर्टकट ट्रीटमेंट के पीछे मत भागे। जितना ज्यादा फास्ट शॉर्टकट रहेगा उतनी कीमत ज्यादा रहेगी, ये दुनियादारी है। आपको जितना जल्दी रिकवर होने की वो एडवर्टाइजमेंट की जाती है उतना ही उसका खर्चा ज्यादा रहता है, लेकिन ये सब प्रूवन नहीं है, इसके पीछे कुछ भी साइंस नहीं है, ये इमोशनल ट्रीटमेंट है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सर एक मिनट है, आपको जी, सर कैमरा ऑन करना है तो अगर मैंने कैमरा ऑन किया, आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? आई एम नहीं, सॉरी। मैं वो स्लाइड इसको बंद करता हूँ। सो ये स्लाइड दिख रहा है ना, सो वी कैन जी सी यूर फेस। जी, मेरा कैमरा ऑन है, हाँ। ओके आपको शायद हाँ, दिखाई आता होगा। दिसतोय दिसतोय. एक मिनट है या सर, मैं पिन कर देता हूँ उसको। जी यस सर, सॉरी सर, पूछ के अगर किया जाए तो ठीक होता है, नहीं तो वो दिक्कत ना ना आए। ना, नो प्रॉब्लम। ओम प्रकाश जी, आप मुझे बताइए आपके मन में कुछ इसके बारे में और कुछ सवाल हो जो ट्रीटमेंट के बारे में पेशेंट के मन में रहते हैं और वो आपसे पूछते हैं, तो वी यस कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट व्हाटएवर आई सेड राइट नाउ। यस सर, बहुत अच्छा मार्गदर्शन था सर। बहुत सारा सवाल आता है स्टेम सेल्स के बारे में, जिसके बारे जी, में आपने क्लियरली बताया कि इट्स अ इमोशनल ट्रीटमेंट यस और सर। इट्स नॉट अ प्रूवन ट्रीटमेंट। मैं भी बोलता हूँ लोगों को कि शॉर्टकट ना ले, क्यों तो इसमें आप बिल्कुल। अगर संघर्ष नहीं करोगे, क्यों तो इंजरी होने में जो जोर लगा है उससे ज़्यादा जोर रिकवरी के लिए लगाना पड़ेगा ना। बरोबर है, एब्सोल्युटली, तो वो एब्सोल्युटली। जोर लगाने में ही हम लोग थक जाते हैं, तो वो इट्स प्रॉब्लम। सर जी कुछ सवाल हैं, जो 5-6 सवाल। पहला जी सवाल है सर, एसीआई पेशेंट में, मीन स्पाइनल कॉर्ड हाँ इंजरी के पेशेंट में पूरा बॉडी पेन होता है सर, जी और उनमें क्या बोलते हैं वो ईचिंग या बर्निंग सेंसेशन होता है, तो जी उसका आप अगर गाइडलाइन दे पाए तो इट्स वेरी जी, देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें दो तरह के इश्यूज पैदा होते हैं। एक होते हैं सेंसरी एंड मोटर इशू, यानी आपके संवेदना के साथ कुछ बिगाड़ या फ्लक्चुएशंस पेशेंट को फील होते हैं, या ताकत के साथ कुछ फ्लक्चुएशंस, ताकत के साथ जुड़े हुए। और दूसरा कॉमन प्रॉब्लम होता है ऑटोनॉमिक इश्यूज। ऑटोनॉमिक का मतलब है हार्ट रेट में बदलाव, आपके स्वेटिंग यानी आपको पसीना जो छूटता है वो कम ज्यादा होना, या आपको चक्कर आना, आपको सर दर्द होना, ये सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे पेशेंट्स इन प्रॉब्लम से होके गुजरते हैं। सबसे कॉमन है सेंसरी प्रॉब्लम, यानी संवेदनाओं में बदलाव। तो संवेदनाओं में बदलाव जो होता है, ये जिस पेशेंट को बिल्कुल संवेदना नहीं थी उसे अगर संवेदनाओं में बदलाव पैदा होता है, जैसे पिन प्रिकिंग सेंसेशन, जैसे सुई, बहुत सारी सुई चुभा दी हो ऐसा फीलिंग आता है, कभी कभी मूंगी जैसा फीलिंग आता है, बर्निंग का फीलिंग आता है, तो इसका मतलब है स्पाइनल कॉर्ड रिकवर करने की कोशिश कर रही है। दैट्स अ गुड साइन कि जिसे कुछ भी सेंसेशन नहीं था उसे अगर ये सेंसेशन आना शुरू हो जाए, तो इट्स अ गुड साइन कि वो रिकवरी की तरफ आपको लेके जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है अगर ये सेंसेशन 24 घंटे आपके साथ रहे, वो आपको ना खाना खाने देता है ना आपको नींद आने देता है, बहुत तकलीफ होती है। तो इन सेंसेशंस को सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे मेडिसिन हैं हम जो यूज करते हैं, और डॉक्टर ओम प्रकाश साहब को भी पता है, वो शायद गैबापेंटिन नाम की यस, एक मेडिसिन, यस सर। ट्रिप्टिलिन उसके साथ कॉम्बिनेशन मिलता है, एंड प्रीगैबालिन। ये नर्वस सिस्टम को इलेक्ट्रिकल करंट्स पैदा करने से सप्रेस करती हैं। तो ये एबनॉर्मल जो आपको फील होता है, हाथों में झुंझुनाहट या कहीं पे सुई वैसा दर्द होता है, या बर्निंग होता है, जैसे हाथ आपने भट्टी में डाल दिया तो जैसे बर्निंग का फील होगा, तो ये कम करने के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपको और दर्शकों को एक बार और एक बताऊं, सिंपल इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कि ये मेडिसिन ज्यादा लेने से, यानी ये मेडिसिन बहुत ज्यादा सेवन करने से भी नर्वस सिस्टम की रिकवरी सप्रेस हो जाती है, ओके। क्योंकि ये करंट सप्रेस कर देता है, और जिस चीज से करंट नहीं बह रहा है वो चीज रिकवर जल्दी नहीं करेगी। करंट बहने की कोशिश करेगा उतनी रिकवरी फास्ट होती है, लेकिन आप मेडिसिन दे के सप्रेस करते रहोगे तो ओम प्रकाश जी, ये बहुत बड़ा रिसर्च रिसेंटली पब्लिश हुआ, क्योंकि पिछले एक 5-6 सालों में ये प्रीगैबालिन और गैबापेंटिन मेडिसिन यूज हो रहे हैं। यस तो रिसर्च बताया है कि जो बहुत हाई डोसेस दिए जाते हैं बहुत सारे टाइम के लिए, उन न्यूरो स्प्राउट जो होते हैं, यानी नर्व के जो स्प्राउट्स छोटे छोटे पैदा होते हैं जो कनेक्ट करने के, नर्व इंजरी की साइट रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, उनका
सप्रेशन हो जाता है, सो रिकवरी का टाइम बढ़ जाता है। यस। तो मेडिसिन हम यूजुअली पल्स थेरेपी में देते हैं, यानी कोई भी मेडिसिन आप लो। पल्स थेरेपी का मतलब है महीने में 15 दिन मेडिसिन लेना है, 15 दिन मेडिसिन नहीं लेना है। अभी ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि 15 दिन लिया और आने वाले 15 दिन बहुत तकलीफ है। तो अल्टरनेट डे हम बोलते हैं पेशेंट्स को, जब तकलीफ हो आज गोली लो, कल मत लो, परसों लो, तो आपका नेचुरली डोज आधा हो जाता है। राइट। तो इसके साथ आपको रिलीफ भी मिलता है और आपकी जो साइड इफेक्ट है मेडिसिन की वो भी टल जाती है। तो गैबापेंटिन ये मेडिसिन है, नॉरट्रिप्टिलिन ये एक मेडिसिन है, एमिट्रिप्टिलिन एक मेडिसिन है, और प्रेगाबालिन भी है जो हम यूज करते हैं। कभी कभी ओम प्रकाश जी ये जो बैक्लोफेन हम यूज करते हैं मोटर सिम्टम्स को करने के लिए, उससे सप्रेशन आ जाता है। तो कभी आपके पेशेंट्स अगर रिकवर ना हो रूटीन मेडिसिन से, आप बैक्लोफेन दे के देख सकते हो। थैंक दूसरी बात, पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं मोटर फ्लक्चुएशन से, उनके शरीर की ताकत में बदलाव, यानी पेशेंट सो रहा है और उसके पैर झटके मार देते हैं बहुत सारे जोर से, एकदम पेट खींच ये जाता वाला है। सवाल सर बहुत कॉमन है। जी, तो उसे बोलते हैं फ्लेक्सर स्पाज्म। तो उसे भी मेडिसिन से आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो जो मेडिसिन है जो झटके के लिए यूज होता है वो मेडिसिन साइड इफेक्ट वाला मेडिसिन है। बैक्लोफेन रूटीनली आप यूज कर सकते हो, इट्स अ गैबा रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो उससे नर्व फंक्शन बिगड़ने का कोई धोखा नहीं रहता है, आप यूज करते हो बिल्कुल। ये मेडिसिन आपको शुरुआत इंजरी होने से 1.5 साल तक कभी भी यूज करना पड़ सकता है, और तब ज्यादा यूज करना पड़ता है जब हवा में बदलाव हो, बहुत जोर से बारिश हो, बहुत ठंड पड़ जाए, ये तकलीफ बढ़ जाती है, उस टाइम पे मेडिसिन की नौबत आती है। ओके सर। जी नाइस। नाइस सर। सर दूसरा सवाल ये था कि जी। ओवरऑल रिकवरी में हम्म, स्पास्टिसिटी और फ्लैसिडिटी कि हम्म, तो रिकवरी में ना लोअर लिम्ब में बहुत स्पास्टिसिटी आना चालू हो जाता है, तो हम्म, उसको अवॉइड करने के लिए उसको टाल तो नहीं सकते पर कम हम्म, आए, हम्म, या हम्म। उसको टैकल कैसे किया जाए? पैरों में स्पास्टिसिटी ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो फिजियोथेरेपिस्ट के लाइफ में आता है, क्योंकि अगर पैर बहुत स्पास्टिक हो तो उस आदमी को खड़ा करना डिफिकल्ट हो जाता है, वो पैर क्रॉस हो जाता है बहुत सारे टाइम, सीजर बोलते हैं, यस। कैंची जैसे क्रॉस हो जाती है वैसा वो क्रॉस हो जाता है। तो इसे टैकल करने के लिए शुरुआत में बैक्लोफेन ही यूज होता है, बैक्लोफेन यानी टैबलेट। उसके बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताए जाते हैं जो थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट है, यानी थोरैक्स पीठ के रीजन में स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है, उन पेशेंट को पैरों में तकलीफ होती है, हाथों में तकलीफ नहीं होती है, वो उठ के सकते हैं। तो उन्हें रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताए जाते हैं जिससे स्पास्टिसिटी कम होती है। ब्रेन रिलैक्सेशन के साथ स्पास्टिसिटी कंट्रोल में आना ये रूटीन प्रोसीजर है। जिन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है उनके लिए बैक्लोफेन पंप नाम का एक मशीन बिठाया जाता है स्पाइन के अंदर। ओके सर। तो डॉक्टर साहब आपने शायद सुना होगा, बैक्लोफेन पंप में एक छोटी ट्यूब होती है, उसमें इंजेक्ट बैक्लोफेन का एक रिजर्वायर रहता है उस ट्यूब को कनेक्टेड, और एक पेरिस्टाल्टिक पंप रहता है। तो पंप पेट की तरफ फिक्स करते हैं और उसकी ट्यूब पीठ की तरफ अंदर से कनेक्ट कर देते हैं सीएसएफ के रीजन में। तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वो मेडिसिन रिलीज करता रहता है। हर एक 1.5-2 महीने में आपको पंप रिफिल करना पड़ता है। रिफिल करने के लिए वो कैसे रिफिल करना है उसकी प्रोसीजर रहती है स्टैंडर्ड, टेक्स हार्डली 10-15 मिनट्स, 15 रिफिल होता है, वो पंप चलता रहता है। सबसे तकलीफदायक चीज इसमें यही है कि पंप की कॉस्ट बहुत है। ओके सर। बैकलो ये कोट होता है, एक ही कंपनी बैक्लोफेन पंप पूरे दुनिया में बनाती है, मेट्रॉनिक नाम है उस कंपनी का। उस पंप की कॉस्ट वो 7.5 लाख रुपए है, और पंप एक बार फिट कर दिया तो 6 से 7 साल तक वो चलता है, यानी 1 लाख रुपए पर साल का, हर एक साल का खर्चा हो गया। लेकिन उस स्पास्टिसिटी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में आती है। जिन लोगों के इंश्योरेंस है उसमें ये इंश्योरेंस में ये पंप कवर होता है, तो किसी को फ्यूचर में ये जरूरत पड़े तो ये ट्रीटमेंट हो सकती है, जिससे पैरों की स्पास्टिसिटी कम हो जाती है और फिजियोथेरेपी इंप्रूव हो जाती है, जिससे आपका हैंडलिंग जो होता है, फिजियोथेरेपी बहुत नए नए टास्क दे सकते हैं और आपको। ओके सर। जी तीसरा सवाल सर ये है कि एक्सरसाइज के बाद, बहुत सारा एक्सरसाइज करने के बाद भी हाथों और पैरों की मसल वेस्टिंग हो रही है, तो इसके लिए बिल्कुल। क्या किया जाए? देखिए, मसल वेस्टिंग के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। एक तो अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन, यानी ऊपर स्पाइनल कॉर्ड में जब इंजरी हो गई है, ऊपर का जो है, जो शरीर को कंट्रोल करने वाला जो नर्व्स का हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा है, तो नेचुरली टोन कम हो जाता है मसल्स का। टोन कम होता है, उसके साथ दूसरी बात होती है वो है वेट बेरिंग, जिससे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी वो खुद उठ के वजन शरीर का अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। दैट दिस टू आर द रीजन जिसकी वजह से मसल वेस्टिंग होता है और बोन लॉस भी होता है।
तो एम्बुलेशन, फ्रीक्वेंट एम्बुलेशन मसल लॉस कम करता है, बोन लॉस कम करता है. हाई प्रोटीन टेक डेफिनेटली हेल्प्स इंप्रूविंग मसल रिबिल्डिंग. एंड एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो इंजेक्शंस होते हैं डेकाड्यूराबोलिन जैसे, जो आपके वेस्टिंग प्रिवेंट करते हैं, वो भी इंजेक्शंस महीने में एक बार आपका मसल लॉस प्रिवेंट कर सकते हैं. देर इज अ फॉर्मूला, एक कंपनी है कि आपको पता है कि प्रोटीन के पाउडर्स जो मिलते हैं वो पाउडर मिल्क में या पानी में अच्छी तरह से घुलते नहीं हैं. राइट राइट. तो एक यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में बेस्ट एक कंपनी है जो एक इंडियन आदमी नहीं बनाई है. तो सेल न्यूट्रा नाम की पाउडर बनाई है, सेल न्यूट्रा 2.0. ओके तो ऐसे प्रोटीन्स बनाए कि आप छोटा सा एक 15 ml पानी भी ले लो तो उसमें एक चम्मच पूरा डिजोल्व हो जाता है, जैसे नींबू शरबत जैसा हो जाता है. ओके सर. सोल्यूबल प्रोटीन्स, दे आर वेरी फास्ट एब्सॉर्बेबल और उससे पेट को तकलीफ नहीं होती. तो सेल न्यूट्रा 2.0, एक चम्मच में 38 ग्राम प्रोटीन रहते हैं. दैट इज अ वेरी बिग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन ओके सर. सप्लीमेंट टू ऑल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स. ओके सर. जी. सर और एक सवाल है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कुछ कुछ लोगों को पोस्ट सर्जरी फुट ड्रॉप होता है, तो उसका रिकवरी का चांसेस कितना है? एंड द थिंग इज कि वो फुट ड्रॉप में वो चलने में दिक्कत करता है तो एएफओ यूज़ करना पड़ता है, तो एएफओ बिल्कुल. कंटिन्यू यूज़ करे या उसका रिकवरी हो सकता है या व्हाट? रिकवरी देखो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सर्वाइकल में आपको बताऊंगा. सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी में फुट ड्रॉप, स्पास्टिक फुट ड्रॉप इज नोन, इट्स वेरी कॉमन. लेकिन सर्जरी के बाद फुट ड्रॉप ये हमने नहीं देखा. अगर लंबर स्पाइन में किसी की सर्जरी हुई है, ओके. कमर की सर्जरी हुई है, नहीं, इन और जनरल सर स्पाइन का जो भी ऐसे होता है, सर्जरी हाँ, करे ना करे, पर वो फुट ड्रॉप वाली प्रॉब्लम हमें आती है. ऑपरेशन वाला अच्छा, मैंने. ना ना ना, अगर अगर फुट ड्रॉप दो तरह के होते हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड की बिगाड़ की वजह से और एक नर्व की बिगाड़ की वजह से. यस तो जो लोअर न्यूरॉन का फुट ड्रॉप है, जहाँ पे आपको सेंसेशंस भी अफेक्टेड है पैरों में, L5 में, और फुट ड्रॉप हाइपोटोनिक फुट ड्रॉप है, वो रिकवर नहीं होता है. ओके. लेकिन जो स्पास्टिक फुट ड्रॉप है, जहाँ आपको प्लांटर्स आप गोइंग मिलते हैं, आपको क्लोनस फील होता है, तो वो फुट ड्रॉप रिकवर करता है. और रिकवरी का एवरेज टाइम होता है 18 महीने का. ओके तो सर. 18 महीने तक रिकवर, तब तक आप प्रोस्थेसिस यूज कर सकते हो. दैट इज द बेस्ट वे, बिकॉज उससे उनका गेट सुधरता है. गेट सुधरता है तो उनका स्पाइनल कॉर्ड का रिकवरी का जो टाइम है वो भी कम हो जाता है, ओके. रिवर्स मैकेनिज्म की वजह से. ओके सर. गुड. जी. सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे पास अभी तक आया हुआ है जी. कि एससीआई के बाद में सर बाउल और ब्लैडर में जैसे कि पेट साफ ना होना या यूरिन का हम्म, कंट्रोल ना होना, ये जी. बहुत कॉमनली यूज क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर बिल्कुल. आप अगर डिटेल में बता पाए, क्यों तो पेट अगर साफ नहीं होगा तो पूरा दिन खराब हो जाता है सर किसी का. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में दोनों भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जो यूरिन के होते हैं और मोशन के होते हैं. यस. दोनों problem आने का रीजन यही है. मैं आपको पता है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं बाकी के लोगों को समझ में आए इसीलिए कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है आपके यूरिन का ओपनिंग, यानी यूरिन पास करने की जो जगह है उसका कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से, और वैसा ही मोशन पास करने की जगह का कंट्रोल. तो वो कंट्रोल जब बिगड़ जाते हैं तो दरवाजे बंद रहते हैं, दरवाजे खुलते नहीं है. ऊपर की तड़िया जोर लगाती रहती है लेकिन नीचे दरवाजा खुलता ही नहीं है, और दरवाजा खुलेगा नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो उसके साथ पेट के जुड़े हुए सब प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे. यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है तो शुरुआत के 1 महीने 1.5 महीने तक, 6 हफ्तों तक, हम बहुत सारे लैक्सेटिव्स यानी बल्क फॉर्मिंग ये पाउडर्स मिलते हैं जिससे हो जाए, और कुछ केमिकल्स भी रहते हैं जिससे उनके मोशन सॉफ्ट हो जाए, वो देते रहते हैं. यूरिन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स हैं उन्हें स्पास्टिक ब्लैडर रहता है. स्पास्टिक ब्लैडर का मतलब होता है कि वो एम्प्टी होता रहता है. तो जब एम्प्टी होता रहता है तो उसके लिए हम ग्लो ड्रेन लगाते हैं बाहर से, अपने आप एम्प्टी होने के लिए, और स्ट्रेच रिसेप्टर का हम ये करते हैं. एक यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन नाम की भी एक ब्रांच, सब ब्रांच रिहैबिलिटेशन में आगे आ रही है, जहाँ पे how to control the spastic bladder by giving external pressure और massaging it और applying hot momentation, जिससे आपका ट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और आपका यूरिन जो है वो पूरी तरह से पास हो जाए. अगर ये लंबर रीजन में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, उसे तो डेफिनेटली कैथेटर की जरूरत पड़ती है. नाउ फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे ब्लैडर सेक्रल नर्व स्टिमुलेशन नाम की एक टेक्निक आजकल यूज होती है फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ पे इम्प्लांट किए जाते हैं सेक्रल प्लेक्सस पे और फिट किया जाता है इलेक्ट्रिकल करंट्स के साथ.
तो जिसकी वजह से आपके ब्लैडर का और बॉवेल का टोन जो होता है, रेक्टम का टोन और आपके डिट्रूसर मसल का टोन, वो अच्छी तरह से मेंटेन रहता है, जिसके कारण से जब वो भर जाए वो एम्प्टी हो जाता है फास्ट। ओके लेकिन ये ट्रीटमेंट भी फुल फ्लेज बहुत मास लोगों में, यानी बहुत सारे लोगों में एक साथ यूज करने की लेवल पे नहीं पहुंची है। उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मशीनरीज उसके लिए बहुत सारे रिक्वायर्ड होते हैं, ओके सर। तो पड़ते हैं। लेकिन तब तक ये बाकी की चीजें हम कर सकते हैं। ओके सर। सर ये जो जी। बाउल ब्लैडर में था, तो वो अभी एक टेक्निक चल रहा है जिसे वाटर वॉश बोलते हैं। तो इज इट गुड और हाइजीन मीन्स वो कर सकते हैं पेशेंट कुछ? वाटर वॉश आई हैवंट रेड इन डिटेल्स, वो लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप ही मुझे बताइए। सर उससे क्या होता है कि कैथेटर होता है वो बाउल के या ब्लैडर, नहीं ब्लैडर में जाता है टॉयलेट के लिए, वहाँ पे पानी वो लोग नॉर्मल सलाइन डालते हैं, उससे वो निकल जाता है। मीन्स हमारा टॉयलेट जो है वो साफ हो जाता है। जैसे कर मैं सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स वो अ वाली एक डिफरेंट टेक्निक है वो यूज करते हैं। दूसरा डिफरेंट। अगर स्टेराइल टेक्निक यूज करें तो उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड होने के कोई चांसेस नहीं है, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। ओके सर। दूसरा चीज सर, रिकवरी में क्या होता है कि पेशेंट एक्सरसाइज तो करने लग जाता है, बट एक स्टेज पे आके जैसे कि स्टैंडिंग में उसको बहुत टाइम निकल जाता है उसका, तो वो रिकवरी वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो वो बिल्कुल। वहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। तो इस पे आप कुछ गाइडलाइन करें कि क्या कर सकते यूजुअली ऐसी अगर स्टेज आती है कि बहुत दिनों के बाद अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रिकवरी हो रही है, लेकिन एक जगह पे स्टैग्नेट हो गए, हैं? और हाँ राइट। स्टैग्नेशन का मेन रीजन पेशेंट की ओवरऑल मेंटल हेल्थ है, यानी वो बहुत लो फील करने लगा है कि यार मैं अभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, इतने साल से मैं कर रहा हूं, बाकी के लोग तो हो रहे हैं, मेरा ही नहीं हो रहा है, या फिर मैं कभी अच्छा हो ही नहीं पाऊंगा, ऐसा जो बोलते हैं ना, उम्मीद खोने की जो स्टेज आती है, वहां पे कॉल करते हैं न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को। ओके सर। ऐसे ही डॉक्टर आशुतोष चौहान नाम के एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट है जो हमारे साथ 15 साल काम करते हैं। वो उन पेशेंट को देखते हैं, दे ट्रीट विथ मेडिसिन एज वेल एज काउंसलिंग। ओके तो सर। उसकी उसकी वजह से पेशेंट को फिर से रिकवरी ट्रैक पे लाना पॉसिबल होता है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल। और सर उसमें जब भी इनिशियल स्टेज में हम लोग कुछ मशीनरी यूज करते हैं जैसे स्टिमुलेशन है या ये चीज है, तो इसको कुछ टाइम लाइन है कि बहुत ज्यादा यूज करने से हमारा डिसएडवांटेजेस आता है? नहीं, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, बट लेकिन उसका जो एडवांटेज है ट्रीटमेंट का, पहले 6 महीनों ज्यादा है। ओके। जितना डिले होगा उतना वो ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी। 6 महीनों में जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपका बहुत अच्छी तरह से इंटैक्ट होता है, हम्म। जब तक सेल्स का डिजेनरेशन जो बोलते हैं वो वहां तक पहुंच नहीं है, तब तब तक ही उसका काम ज्यादा होता है। क्योंकि वॉलेरियन डिजेनरेशन नाम की जो बिगाड़ होने की जो प्रोसेस होती है नर्व इंजरी के बाद, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो जहाँ पे इंजरी हुई है वहां से भी वो डिस्टली प्रोग्रेस होती है, हाथ पैर की तरफ। यस। तो एक बार नर्व इंजर हो जाए, पूरी तरह से खराब हो जाए नर्व, तो आपका स्टिमुलेशन टेक्निक उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ओके सर। और एक सेकंड लास्ट सवाल है सर कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में पेशेंट का वेट गेन होने का ये भी रीजन आता है हमारे पास। तो वेट जी। गेन के लिए क्या जी। किया जाए सर, आप अगर कुछ देखिए, एक्चुअली हम अभी थोड़ी टाइम पहले ही बोल रहे थे कि जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है तो मसल लॉस होता है, यानी मसल्स पतले हो जाते हैं, कुछ कुछ वजन पेशेंट? शरीर पे अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो हड्डी का भी लॉस हो जाता है, तो हड्डी भी कमजोर हो जाती है। तो फिर वजन बढ़ता कैसे है? वजन तो कम होना चाहिए आइडियली, सही बात है ना। हाँ हाँ। लॉजिकली हम सोचे कि शरीर में मसल्स भी कम हो रहे हैं, हड्डी भी कम हो रही है, तो वजन बढ़ेगा कैसे? वजन तो आइडियली कम कम होगा। होना लेकिन चाहिए। कहा जाता है कुछ लोग बहुत वजन पुट ऑन करते हैं। इसमें तो एक रीजन उनकी खुद की पर्सनालिटी, जो टॉप पुट ऑन करने की पर्सनालिटी बहुत सारे लोगों की रहती है कि थोड़ा भी खाए तो उनका वजन बढ़ता है, थोड़ा भी और जैसी चीजें खा ले तो हफ्ते भर में वो 2 किलो वजन बढ़ा लेंगे। ऐसे भी शरीर है लोगों के। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर बाहर खाते रहे, वजन बिल्कुल उनका बढ़ेगा नहीं। तो एक तो उनकी टेंडेंसी होती है जिससे वजन बढ़ता है, दूसरी बात होती है कि स्ट्रेस हार्मोन्स। जब बीमारी की वजह से आप बेड, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जब आपके ब्रेन में बढ़ जाते हैं, वो आपका का देते हैं, तो आपका फैट जो है वो स्टोर्ड रहता है, एनर्जी यूटिलाइज होती नहीं है, और उसकी वजह से आदमी फूल जाता है स्ट्रेस हार्मोन की वजह से। यस। यानी ये मैंने खुद ने भी, मेरे खुद के मामले पे भी मैंने देखा है। रिसेंटली मैं 5-6 महीने पहले एक मेजर ब्रेन के इश्यू से गुजरा हूँ। तो तब मैं 5 महीने के लिए मैंने ब्रेक ले लिया था, मैं काम नहीं कर रहा था। आई पुट ऑन 30 kgs, 30 किलो वजन बढ़ा मेरा। अरे और बाप मैं
थोड़ा सा ही खा रहा था, घर पे हूँ तो इतना तो हमें जानकारी होती है कि आप घर में हो तो थोड़ा खाना चाहिए, आप बाहर नहीं जा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो तो थोड़ा, ये सब करने के बावजूद भी 30 किलो वजन मेरा बढ़ा। ओके सर। दैट वाज, तो स्ट्रेस हार्मोन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। जिसकी वजह से का वजन जो है वो बढ़ता है, तो लेवल्स कम होते हैं तो वेट लॉस शुरू हो जाता है। ओके सर। जी। लास्ट सवाल ये है सर कि आप बहुत दिनों से इसमें काम कर रहे हैं, तो कुछ जी। आपकी तरफ से एक 5-10 मिनट का मोटिवेशन जो भी एसीआई पेशेंट है, कि आप आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें कुछ पेशेंट के बारे में जो पूरा रिकवर हुए हैं। क्या है कि कोई आके अगर होप दे जावे तो सर वो काम कर जाती है। सो बिल्कुल। दिस इज द नहीं, मैं लास्ट। आपको हमारे गोविंद राव जी के बारे में मैं बताऊंगा। यस। जब मैंने पहली बार उनको देखा था, वो आईसीयू में लेटे हुए थे, यस। और उनकी गर्दन से नीचे बिल्कुल कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी, एंड ही वाज एबल टू स्पीक, वो बात कर पा रहे थे, लेकिन उनकी बात जो बीच बीच में रुक रही थी क्योंकि उनकी छाती अच्छी तरह से फूल नहीं रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत थी। तो उनके वो गिर गए थे, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई थी उन्हें, एमआरआई निकाला था। तो एमआरआई देखने के बाद मैंने उनको बताया कि ये जो इंजरी है ये स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल पोर्शन में है और अंदर जख्म स्पाइनल कॉर्ड में, और सर्वाइकल स्पाइन में जो खराबी है, यानी रीढ़ की हड्डी में जो खराबी है, उसे सर्जरी से भी हम अगर ठीक कर दे, ये अंदर जख्म ठीक नहीं होगी, नहीं होगी, तो आप इतने बड़े ऑपरेशन से गुजरेंगे और आपको रिलीफ नहीं मिलेगा तो आप ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। बात मान ली उन्होंने, उनको समझ में आया कि ये जो बोल रहे, मैं सर्जन हूँ फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको फायदा नहीं होगा, तो तुम्हें, उसके बाद वो काफी कॉम्प्लिकेशन के फेज से गुजरे, बिकॉज आपको पता है जब आप बेड पे लेटे रहते हो, आपकी छाती अच्छी तरह से फूल नहीं रही है, आपको यूरिन पास करने की ताकत नहीं है, बहुत सारे इन्फेक्शंस, बुखार, खांसी, कफ पैदा हो जाता है, ये सब फेज में से वो गुजरे धीरे धीरे। और क्या होता है कि फैमिली हमारी आप इन्वेस्टिगेशंस में रहती है, तो उन्हें कोई बताता है अरे वो उस गांव में एक डॉक्टर है, वो अच्छी तरह से पेशेंट को ठीक करता है, तो उन्हें ऐसे भी डॉक्टर्स मिले जिन्होंने बोला इनकी सर्जरी करो ये ठीक हो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने नहीं माना, वो फिजियोथेरेपी के पीछे पड़ गए और खुद को पॉजिटिव रखा उन्होंने इतने सालों तक। धीरे धीरे आप रिजल्ट आपके सामने है कि वो, उनका चेहरा देख के कोई बताएगा नहीं कि ये कंप्लीटली पैरालाइज थे। सो सबसे बात ये है कि रिकवरी, तो स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होने के बाद रिकवरी 67% लोगों में होनी ही है। यानी बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि इन लोगों को कोई बंदा इंजेक्शन दे देता है, कोई उनको टीका लगा देता है कुछ तो भी, या कुछ भी कर देता है और बोलता है देखो देखो रिकवरी हो गई, मैंने ये लगाया इसीलिए रिकवरी हो गई। वो तो वैसे ही होनी है, वो तो आप कुछ वैसे ही होनी है, लेकिन रिकवरी में अगर खुद को आप थोड़ा सपोर्ट करो एक्सरसाइज के, इससे आप अगर उसके नुस्खे आप अगर शुरू कर दो आपके लाइफ में, तो उससे आपकी रिकवरी पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाती है, जो आप इंप्रूव हो गई ताकत है वो यूज कर सकते हो। नहीं तो कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं हाथ उठा सकता हूँ, हाथ उठा सकता हूँ, लेकिन मैं इन हाथों से खा नहीं सकता, तो ये हाथ उठाने का मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होना। फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट काम करती है, जो आपकी इंप्रूव हो गई ताकत है वो आपको कैसे इस्तेमाल करनी है ये भी सिखाया जाता है, तो उसके भी टेस्ट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद नेवर लूज योर होप्स। होप्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिकवरी में। अगर कोई होप खो देता है, कोई बोलता है नहीं अभी मैं इंप्रूव नहीं होऊंगा, तो इम्प्रूवमेंट की फेज से निकल जाता है, वो इंप्रूव नहीं होता है। लेकिन अगर गोविंदराव जी जैसा कोई बोलता है कि नहीं नहीं मुझे ठीक होना है, मुझे अभी मेरा आज का गोल है कुर्सी में बैठना, मुझे आज से 6 के बाद का गोल है खड़ा रहना, तब उनकी जैसे हुई है वैसे सबकी रिकवरी हो सकती है। दूसरी बात, डॉक्टर ओम प्रकाश आपने बताया कि हर एक पेशेंट अलग है, वैसे ही आप किसी पेशेंट के साथ खुद को कंपेयर मत करो। आपसे भी बुरे पेशेंट है जो इंप्रूव नहीं हो रहे, आप खुद को, और आपका कोई दोस्त है वो जो फास्ट इंप्रूव हो रहा है, आप ये मत सोचा अरे वो तो हो रहा है मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, वो कुछ अलग कर रहा है मैं कुछ, ऐसा नहीं होता है। हर एक का टाइम वो अलग है, कोई लोग 6 महीने में इंप्रूव हो जाते हैं, कोई लोग 18 महीने में भी आधे अधूरे ही रह जाते हैं। तो ये रिकवरी फेज जो है ये ऑनगोइंग होती है। और जैसे हम टाइम के दुनिया में आगे जा रहे हैं, मैं लंदन में जब था तो वहां पे मैं ब्रेन के पेसमेकर्स की सर्जरी सीखने के लिए गया था, तो वहां पे इसी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पे बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। वो स्टेम सेल की रिसर्च नहीं है, वो बाईपास करने की रिसर्च है, स्पाइनल कॉर्ड को फंक्शनल बाईपास। तो अगर कुछ सालों में ऐसी भी ट्रीटमेंट बाहर आ जाए कि ब्रेन को कोई हेलमेट पहनना है और उसमें सब वायरिंग है, और वो वायरिंग हमें हाथ और पैर को कनेक्ट करना है, और जिसके हाथ नहीं हिलते वो खाली सोचो तो हाथ हिलना शुरू हो जाए,
ये भी हो सकता है। वाह। दिस इज क्वाइट। ऐसी वंडरफुल। एक कंपनी है, साइबरडाइन नाम की कंपनी है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बनाया था जापानीज लोगों ने, लेकिन अमेरिकन लोगों ने वो खरीद लिया और वो अभी बेचते हैं। तो उन्होंने ऐसे हाथ और पैरों के प्रोस्थेसिस बनाए जो आपके ब्रेन को कनेक्ट किए जाते हैं, यानी बाहर से कंप्यूटर का यूज करके, और आप सोचते हो उस हिसाब से हालचाल होती है। उसमें बैटरी रहती है, बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस है। ये बाकी के देशों में, हमारे देशों में वो बेचते नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि इंडिया में एक तो बेचो, हम यहाँ पे लाएंगे, उल्टा खोलेंगे और रिपेयर करके देखेंगे अंदर का क्या है, हम भी बना लेंगे एक डुप्लीकेट ऐसा। लेकिन उन्होंने बेचने से मना कर दिया। उन्होंने बोला अमेरिका के बाहर हम देते नहीं है किसी को। तो ऐसे प्रोसेसेस भी अवेलेबल हैं जो आपके थिंकिंग प्रोसेस के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। यानी आपने सोचना है कि आपका हाथ उठ रहा है, तो अपने आप आपका हाथ जो है वो मशीन नीचे से सपोर्ट करके उठा देगा, ऐसा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर नेचुरल रिकवरी कोई ट्रीटमेंट तब तक दुनिया में आ जाए, दैट इज गोइंग टू बी वंडर, क्योंकि बहुत रिसर्च आगे बढ़ चुका है। खाली मार्केटिंग फेज तक नहीं पहुंचा है जहां पे वो दुनिया को बेच सके। तब तक, जब तक वो आ जाएगा, तब तो सब लोगों को एकदम झट से फायदा हो जाएगा। सर्जरी कोई भी स्पाइनल कॉर्ड की करना हमारे लिए डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसी करे जिससे रिकवरी हो, ये अभी तक हाथ में नहीं आई है। तो स्पाइनल रिकवरी की बहुत सारी रिसर्च है। कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाता है, आगे पास हो जाता है, आप तक जरूर पहुंच जाएगा, बिल्कुल। तो नेवर लूज योर होप्स एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस आपकी फिजिकल इसको डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है। ओके सर, थैंक यू सर। जी हम लोग क्या बोलते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, आपके बॉडी को थकाओ मत। इट शुड बी मोर बिल्कुल देन इनफ। वन एक घंटा आप सुबह करते हो और एक घंटा शाम में एक्सरसाइज करते हो। नॉर्मल बिल्कुल। बंदा अगर 4 घंटा एक्सरसाइज नहीं करता तो पैरालिसिस वाला 4 घंटा करके मीन्स वेस्ट है। नहीं नहीं, डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ, दैट इज वेरी सो इंपॉर्टेंट। हाउ यू फाइंड इट कि ये जो मीन्स 1 घंटे से हो सकता है अगर कोई भी एग्जैक्ट चीज, एक्सरसाइज हो जाए तो। एक्सरसाइज हो या पढ़ाई हो, वो अगर तकलीफ देने लगे तो वो पूरी होती नहीं है। तो तकलीफ के लेवल तक वो चीज मत करो। थैंक यू यानी सर। अगर कोई बोलता है कि 1 घंटा घूम के आना है, और कोई बंदा बोलता है नहीं 3 घंटा घूम के आओ आप, 3 घंटे में मेरी क्या हालत होने वाली है आपको पता है। मैं आज कर कल भी कर लूंगा, पर मैं बोलूंगा नहीं करना है। एक्सरसाइज एंड एक्सर्शन में बहुत फर्क रहता है। तो एक्सर्शन के लेवल तक आप मत जाओ, एक्सरसाइज के लेवल पे रहो। ओके सर। सर मेरा जी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मैं जगताप हॉस्पिटल सिंहगढ़ रोड पे हेड ऑफ जी डिपार्टमेंट पे काम करता हूँ। गए जी 10 साल से आई जी। एम डूइंग स्पाइनल कॉर्ड रिहैब ओनली। नो नो, आई एम तो रियली हैप्पी टू मीट यू एंड वील बी इन टच बिकॉज आई नेवर न्यू कि आप इतना अच्छा ये कर रहे हैं लोगों के। यस सर, वी वर्क इट विद द महाराष्ट्र के पेशेंट के साथ। अभी वी जी। लॉन्च फॉर ऑल इंडिया। तो ऑल इंडिया से हम लोग के पास अभी डाटाबेस में तो 3,000 लोग हैं। तो अभी तो 50 लोग जुड़े हैं। बट वी आर अच्छा, मेकिंग श्योर कि हम लोग अगर 2 या 3 बंदे ही खड़ा कर पाए तो बिल्कुल। वी आर डन। मीन्स जो सीखा है वो काम नो में आ नो, जाएगा सर। देखिए इंफॉर्मेशन तो कभी भी काम करती है। तो आप जो अच्छा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सो डेफिनेटली इन फ्यूचर ऑल्सो अगर कोई भी मैं आपके काम आ सकूँ तो डेफिनेटली। हाँ हाँ, आपका सहयोग लगेगा सर। जब भी कभी हमें लगता है सो प्लीज गाइड अस, क्योंकि आप जैसे लोग हमारे डेफिनेटली आई साथ बी रहेंगे। ऑलवेज देयर, यस डोंट सर। वरी, आई बी ऑलवेज देयर। यस सर, थैंक यू। आप थैंक यू सो मच जी। आपने बहुत सारा टाइम दिया। गोविंदराव जी आपसे बात करना चाहते हैं सर। जी गोविंदराव जी नमस्कार, बोला। सर 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ जर उभा राहिलो हो, तर जरा चक्कर आल्यासारखं किंवा डोक्यातला वर घाम आल्यासारखं होतं. बरोबर बरोबर, हे आपल्या शरीरात ब्लड प्रेशर मध्ये बदल होतात, म्हणून आपल्याला त्रास होतो। कारण आपण जेव्हा उभं राहतो, गुरुत्व बल आपल्यावर काम करायला लागतं आणि आपलं पायाच्या दिशेने रक्त ओढलं जायला लागतं। त्याच्यामुळे हृदयामधला रक्ताचा जो साठा आहे तो कमी होतो, आणि मेंदूकडे जाणारा जो रक्त पुरवठा आहे तो, म्हणून तुमचं डोकं हलकं हलकं असं ओढल्यासारखं वाटत, दुखायला लागतं, घाम फुटायला लागतो। हे वॉर्निंग सिग्नल्स आहेत। हे आपल्याला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम मध्ये बिघाड आहे म्हणून। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम म्हणजे ती नर्वस सिस्टीम जी तुमच्या नकळत काम करते। हृदयाचे ठोके ऍडजस्ट करणं, शरीराचं तापमान मेंटेन करणं, तुमच्या श्वास मेंटेन करणं, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, ही करणारी सिस्टीम सुद्धा आपली इंज्युअर्ड आहे। ती सुद्धा अजून पूर्ण रिकवर झालेली नाहीये। त्यामुळे तुम्ही जेव्हा उभं राहता तेव्हा तुमचं ब्लड प्रेशर मेंटेन करण्याचं काम जे आहे ते थोड्या वेळानंतर गुरुत्वबलामुळे बिघडतं।
आणि म्हणून तुम्हाला तो त्रास होतो. त्यामुळे तो आपला स्टॅमिना ठरवून घ्यायचा की मला आता 15 मिनिटं उभा राहिले की त्रास होतो, तर मी 12व्या मिनिटाला बसून घेणार त्रास व्हायच्या आधीच. आणि हळूहळू तो वाढवायचा प्रयत्न करणार. स्टॅमिना दर आठवड्याला 15चं 20 करता येत आहे का, अशा पद्धतीने शरीर त्याला ऍडजस्ट होतं. पाणी जास्त पिणं याने सुद्धा यात फरक पडतो. 3 लिटर पाणी तुमच्या म्हणजे 60 किलोच्या वर जी लोक आहेत त्यांनी 3 लिटर पाणी दिवसाला प्यायला पाहिजे. म्हणजे 3 बिसलरीच्या बाटल्या संपल्या पाहिजेत, आपल्या शेजारी ठेवायच्या भरून सकाळच्या, आणि त्या संपवायच्या. त्याच्यावर पिलं तर आनंद, पण 3 प्यायला तर तुमच्या रक्तामध्ये जे व्हॉल्यूम असतं संपूर्ण शरीरातलं रक्त जे 5 लिटर कमीत कमी पाहिजे ते मेंटेन होतं, आणि त्याने तुमचं बीपी ड्रॉप होत नाही, त्याने डोकं दुखणं वगैरे हे त्रास होत नाही. सर आज आपने कितना टाइम अलॉट किया है? अभी आपके पास टाइम है कि तो कुछ सवाल पेशेंट के हैं जी अगर? पूछ सकते हो ना, पूछिए ना. देखिए हाँ जो अभी तो मीडिया आपका तो टाइम हमें पता नहीं कि आपने हमें कितना टाइम दिया। नहीं नहीं, पूछिए पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हैंड पूछिए. रेज कर दीजिए जिसको जिसको सवाल है। विलास पवार पूछिए सवाल। सर माझा प्रश्न असा आहे का स्पायनल कॉर्ड इंजुरीमध्ये प्रत्येकाला घाम येणं कंपल्सरी आहे की घाम न आलेलं कंपल्सरी? घाम येण्याची जी म्हणजे क्रिया माझ्या आहे. बाबतीत असं आहे सर एक मिनिट सर एक मिनिट. बोला. माझ्या बाबतीत असं आहे, माझं जेवढं सेन्सेशन आहे बॉडीला, हा बॉडीला सेन्सेशन, तिकडे घाम येतोय. जिकडे सेन्सेशन नाहीये तिथं थोडा पण घाम येत नाही. एक्सरसाइज केली तरीही नाही, एक्सरसाइज नाही केली तरीही नाही. बरोबर. हे बघा, घाम येण्याची जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया सुद्धा नर्वस सिस्टीम करते. कुठे घाम यायला पाहिजे आणि कुठे यायला नको याच्याकरता सुद्धा आपल्या मेंदूकडनं सिग्नल जातात. म्हणजे आता मी पळायला सुरुवात केली आणि माझ्या सगळ्या अंगाला घाम यायला पाहिजे, कारण माझं तापमान शरीराचं नियंत्रित व्हायला पाहिजे. मग मेंदूकडनं आदेश जातो, सगळ्या नर्व्स मधनं तो आदेश ठिकठिकाणच्या त्या सेन्सर्स पर्यंत पोहोचतो जिथे घामाच्या ग्रंथी आहेत. त्यामुळे ज्या ठिकाणी संवेदना नाही आहेत तुम्हाला अजिबातच, त्या ठिकाणी तो सिग्नल्स पोहोचत नाही आहेत. त्यामुळे तुम्हाला तिकडे घाम येत नाही. जिकडे संवेदना आल्या आहेत तिकडे घाम येतो. तर हे सगळं त्या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमचा बिघाड आहे, त्याची लक्षण आहे, आणि हे कॉमन आहे, याच्यामध्ये वेगळं काहीच नाही. रमेश प्रधान जी। ओके, थँक्यू सर. रमेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार. सर मेरा सवाल है, मेरा ऊपर का मांस है थोड़ा पतला होने लगा है, हम्म. छूने से वो भी पतला हो रहा है। तो पहले मोटा लगता था, अभी पतला हो रहा है, और बावल पे थोड़ा 3-4 दिन लग जा रहा है आने से। अच्छा, प्लीज हेल्प मी डॉक्टर, यस, क्योंकि इसका जवाब मिल गया है रमेश जी। हमने पूछा था, उन्होंने बोलना है सर ब्लावर और बैडर के बारे में था और मसल अच्छा, वेस्टिंग के बारे में है। इसका जवाब सर मसल ने वेस्टिंग का. ऑलरेडी दे दी। अतुल जी। सर और एक सवाल है, मेरा पैर हमेशा क्यों भारी लगता है? हाँ भारी हेवी के लगता साथ है, है। हाँ भारी है आपकी नर्वस सिस्टम में बिगाड़ के कारण से. वो जो ताकत पैदा होनी चाहिए पैरों में वो पैदा नहीं हो रही है, इसलिए वो भारी फील होता है. तो ये भारी होने का फील जो है वो तभी जाएगा जब ताकत सुधरेगी. अतुल जी सर। खंडा। हा, नमस्कार सर. नमस्कार, बोला. खूप छान माहिती दिली, त्याच्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. थँक्यू. सर, जे तुम्ही मगाशी सांगितलं होतं की ऑपरेशनचं तुम्ही टाळाटाळ करता, ऑस्टिओपॅथ ऑपरेशन करत आहे. तर सर, आमच्या लोकांचे जे काही ऑपरेशन झाले आहेत, मग याच्यात रिकव्हरीचे चान्स आहे की नाहीये? नाही, हे बघा, ऑपरेशन झालं जरी असेल एखाद्या माणसाचं तरी त्याच्यामुळे त्याच्या स्पायनल कॉर्डच्या सर, इजेमध्ये हिंदी में सर हाँ, जवाब देंगे तो। अगर अगर किसी का ऑपरेशन हो भी चुका है तो एक आप बात समझ लो कि हम जब डॉक्टर बनते हैं, आइडियली जब डॉक्टर बनते हैं तो एक चीज सिखाई जाती है कि डू नो हार्म, यानी जो पेशेंट को तकलीफ है उसमें और तकलीफ मत बढ़ाओ. तो कोई भी ऑपरेशन से आपका बिगाड़ बढ़ने का कोई चांस नहीं है. ठीक है, रिकवरी की फेज जो है वो वैसे भी आएगी, लेकिन हमारे इंडिया में अगर कोई बोलता है ऑपरेशन करवाना है या करवा के लेना है तो उसमें खाली फिजिकल इश्यू नहीं होता है, फिजिकल होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, इकोनॉमिकल भी होते हैं. ये सब करने का तभी फायदा होता है जब आपको कुछ इंपॉर्टेंस उसमें से आपको इम्प्रूवमेंट मिले. अगर इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही है, तो ये फायदा कुछ भी नहीं है. ये मेरा बोलने का मकसद था. यानी सर्जरी जिनकी हो गई है वो कुछ गलती हुआ ऐसा नहीं होता है कभी. सर्जरी में और बिगाड़ होने के कोई चांसेस नहीं होता है, क्योंकि न्यूरो सर्जरी की लेवल तक जो लोग पढ़ते हैं वो बहुत डेलिकेट सर्जरीज करते हैं. हम ब्रेन की भी सर्जरीज करते हैं पेशेंट को जिंदा रख के. तो स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी उससे हमारे लिए आसानी होती है. तो जो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है वो बिगाड़ने का कोई भी उसमें स्टेप नहीं होता है. तो सर्जरी होने के बाद आपको अलग बिगाड़ होने के कोई चांसेस नहीं है. ठीक है.
सर 2 मिनिटं आणि एक थोडं छोटं, जसं आमचे ते नागपूरचे चंद्रशेखर मेश्राम सर आहे, तुम्ही ओळखत असाल, हम्म. नागपूरचे प्रसिद्ध. तर सर त्यांच्याकडे माझं ऑपरेशन नव्हतं झालं, ऑपरेशन दुसरीकडे झालं. पण त्यांनी म्हटलं की बा तुमचं ऑपरेशन झालंय तर आता मी काही नाही करू शकत. ऑपरेशनच्या पहिल्या अगोदर जर तुम्ही आले असते मग थोडंसं काही ना काही रिकव्हरीची चान्सेस राहिले असते. नाही, हे बघा आता कसं असतं सांगू तुम्हाला. आता मी तुमच्याशी बोलतोय एवढा वेळ, हा. इतने टाइम बात कर रहा हूँ, ये इतनी बात अभी आप गोविंदराव जी को पूछेंगे तो मैं ओपीडी में भी इतना ही टाइम पेशेंट को देता हूँ. मेरे कभी कभी 1-1 घंटा हो जाता है पेशेंट को काउंसलिंग करते करते. लेकिन बहुत डॉक्टर्स लोग यही सोचते हैं कि अगर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं एक्सप्लेन क्यों करते बैठूं ज्यादा कि कैसे हुआ है, कि तो जिसने ऑपरेशन किया उसने ये एक्सप्लेन करना आइडियली जरूरी होता है. तो इसीलिए शायद उन्होंने आपको बताया नहीं रहेगा, और ऐसा बोला होगा कि जिन्होंने किया है तो वो बताएंगे, मैं नहीं बता सकता हूँ ज्यादा. ठीक है, ओके. तो ये दुनियादारी है, इसे आप कुछ जीना नहीं कर सकते. जीना जी, जीना सर कितने सवाल ले सकते हैं? 5-6 सवाल हैं और. चलेगा, 5-6 ले सकते हैं. ओके सर. अजीत गौतम. जी नमस्कार नमस्कार. सर. कहना स्पाइन ट्यूमर हो 2-4 साल हो गया, ऑपरेशन हो गया है, स्पाइन ट्यूमर रिकवरी था रुक क्या गई आपको? है, इसके लिए बताएं. जी जी. जी, उसके बाद कैसे हैं आप अभी? D78. अभी सर सेंसेशन का तो पता है, थोड़ा थोड़ा रिकवरी रुक सी गई है. ऑपरेशन के पहले कंडीशन कैसी थी? जब आप हॉस्पिटल में गए थे तब कंडीशन कैसी थी? मतलब थोड़ा थोड़ा चल लेते थे, दीवार वाल पकड़ के चल लेते थे. तो ऑपरेशन के बाद बहुत आप हल्का बिल्कुल हल्का. नहीं चले? जी तुम बिल्कुल नहीं. ऑपरेशन के बाद जो ट्यूमर निकला था उसका डायग्नोसिस क्या हुआ? डायग्नोसिस करवाए थे तो कह रहे थे उसका कोई मतलब सही है, सबसे पता है. अच्छा, कहाँ पे हुआ था ऑपरेशन आपका? पीजीआई लखनऊ. और ऐसा हुआ था कि ऑपरेशन के बाद जब आपकी आंख खुली तब से आपके पैर हिल नहीं रहे हैं? जी जी, आग खुली तब से नहीं हिल रहे. जी अजीत जी, देखो ये थोड़ी सी ये डिफिकल्ट बात है, क्योंकि ऑपरेशन के पहले आपकी पैरों में हलचल थी, ऑपरेशन के बाद आपकी हलचल बिल्कुल जी सालों में नहीं हुई है अभी तक. तो पॉसिबिलिटी जी यही है कि जो ट्यूमर निकाला गया उस ट्यूमर का ब्लड सप्लाई, क्योंकि जी देखो शरीर में जब बनता है वो आसपास की खून की नसों से ब्लड सप्लाई, खुद के लिए खून का सप्लाई बना के लेता है. तो उसका खून का सप्लाई जो होता है उसी के ही ब्रांचेस कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड को भी सपोर्ट करते हैं. तो जब ट्यूमर निकाला जाता है खून की वो नसें सील की. अभी हमारे यहाँ पे पेशेंट के शरीर में ऑपरेशन के दौरान बिगाड़ हो रहा है या नहीं, ये जांचने के लिए भी कुछ कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट्स है. जो पेशेंट बेहोश भी रहे तो भी हमें समझ में आता है कि उसके स्पाइनल कॉर्ड में खराबी हो रही है ऑपरेशन से. तो अगर इक्विपमेंट्स यूज नहीं किए हैं किसी के सर्जरी के दौरान और वो सप्लाई अगर कट हो जाए तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि ऑपरेशन के पहले थोड़ा बहुत पैर हिलता था, ऑपरेशन के बाद बिल्कुल हिल नहीं रहा है, और सेंसेशंस भी एक जगह पे अटके हुए हैं, बहुत इंप्रूवमेंट नहीं है. तो अगर 5-6 साल हुए हैं, जी. सालों में ये देखना जरूरी है कि स्पाइनल कॉर्ड की कंडीशन उस जगह की क्या है. आपने कुछ रिपीट एमआरआई किया है रिसेंटली? जी तो एमआरआई करवाए का थे, सूजन बताता है. एमआरआई की फिल्म्स अगर आप डॉक्टर साहब को दिखाओ, आपके ये हमारे जो फिजियोथेरेपी का सब सेशन आपका जो कैरी करते हैं उनको अगर वो फोटो भेजो तो शायद वो देख बता सकूंगा इसमें और क्या चांसेस है रिकवरी के, क्योंकि मैं वो फिल्म देखना चाहूंगा जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की साइज, उसके थिकनेस, उसके जगह पे उसका कलर, उसके जो शेड्स रहते हैं कलर के डिफरेंट ग्रे के शेड्स, उसमें समझ में आता है कि कॉर्ड में क्या है. ठीक है, तो उसके हिसाब से आगे बताया जा सकता है. ओके सर. सब जी. लोग को यही बोलना है कि आप प्रिसाइज सवाल पूछे, सर का टाइम प्रीशियस है. तो जिन लोगों के सवाल लिए हैं बाकी लोग के लेते हैं. प्रवीण जी आप सवाल बताइए. हा सर. सर माझं म्हणणं असं होतं हिंदी तुझ्या. का माझं D7 लेवल आहे. हिंदीत विचारू का सर? हां हां. माझी स्पाइनल D7 लेवल आहे सर. आणि मला युरिन आणि लॅट्रिनचा कंट्रोल आला आहे, म्हणजे युरिनचं थोडं बहुत कळतं, लॅट्रिनचं पण कळतं. युरिन मी नॉर्मली करतो आणि मला सर कळतं सर्व, ताकद लागून राहिलं, प्रेशर लागून राहिलं, पण सर त्याच्यात इम्प्रुव्हमेंट नाही होऊन राहिली जास्त सर. बर, तुमचा D7 चा जर प्रॉब्लेम असेल तर तुमच्या पायामध्ये काय इम्प्रुव्हमेंट आहे आता सध्या? पायामध्ये
टाइम लिमिट राहतो का बरं? स्टँडिंग हो रहा है सर वो अभी, स्टैंडिंग हो रहा है, एंड अच्छा। पैरेलल बाइक हाँ, के ऊपर stand. ही इज वॉकिंग। अच्छा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो स्पास्टिसिटी, आपके जो स्पिंटर्स में स्पास्टिसिटी होती है, दैट इज द रीजन जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इमोशंस पे। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो बैक्लोफिन की ट्रायल दे सकते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश इनको। ओके सर, हाँ, बैक्लोफिन की ट्रायल दे सकते हैं, अप टू 30 मिलीग्राम पर डे हम बैक्लोफिन दे सकते हैं। 10 मिलीग्राम या 30 मिलीग्राम सस्टेन रिलीज एट नाइट। तो आप ट्रीट करके और इम्प्रूवमेंट होती है कि नहीं भी, क्योंकि अगर स्फिंक्टर उनका लैक्स हो जाए तो इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। निराली दास जी। जी, अभी दो ही सवाल लेंगे, तो बाकी सब लोग हैंड डाउन कर दो। निराली दास सर का लेंगे और दीपक सर का लेंगे, बाकी सर का टाइम अभी बहुत देर है। निराली दास जी आप पूछे सवाल, बाकी सर नमस्कार। नमस्कार। सर 6% कैथेटर यूज करना चाहिए कि सीएच करना चाहिए? फिर से सवाल पूछेंगे आप? कैथेटर यूज करें यार सर, सीएनसी करेंगे तो भी चलेगा। देखिए, जिन पेशेंट्स में यूरिन रोकी नहीं जा सकती, यूरिन हो रही है रोकी नहीं जा सकती, उन्हें कैथेटर अंदर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन पेशेंट्स में यूरिन शुरू ही नहीं हो रही है, पेट फूल गया है, दर्द हो रहा है, यूरिन शुरू ही नहीं हो रही है, ऐसे पेशेंट्स को सेल्फ इंटरमिटेंट कैथेटर भी सफिशिएंट होता है। परमानेंट कैथेटर जो होता है 24 आवर्स आपके शरीर के अंदर रहने वाला, वो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बार बार इन्फेक्शंस की तरफ आपको लेके जाता है। इन्फेक्शंस हो जाएंगे तो आपकी नर्वस सिस्टम फिर से थोड़ी सी 2 स्टेप पीछे चली जाती है, यानी आपकी है वो कम हो जाती है। सो क्लीन सेल्फ इंटरमिटेंट कैथेटर आप यूज कर सकते यस सर। शुभम चौहान सर, सेकंड लास्ट को सवाल और एक सवाल लेंगे, फिर बंद करते हैं। ठीक, सर नमस्कार। बोला। सर मेरी है ना सर्वाइकल लेवल है C6 C7। जी। मेरा ऑपरेट नहीं हुआ है। मुझे पहले पूरा गर्दन के नीचे कोई सेंसेशन नहीं था। हाँ। अभी मुझे सेंसेशन पूरा है बॉडी में। तो मुझे चलने के लिए ना एक साइड मेरी पूरी पैरालिसिस की तरह है, राइट साइड, पर मैं वॉकिंग कर लेता हूँ, और मेरा राइट साइड मेरे को पैर खींचना पड़ता है, और मेरे अच्छा। बैक बहुत होता है, उसकी वजह से पैर खींचना कितने पड़ता है। कितने दिन हुए आपको इंजरी होके? मेरे को 4 साल हो गए, 4 साल 8 महीने। अच्छा, तो एक साइड आपकी राइट साइड जो है अभी तक इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रही है, ऐसा आप बोल रहे हैं ना? पर उसके मैं जब भी खींचता हूँ ना, मेरे को पैर हिलाना है तो हिलता है पैर, पूरा सेंसेशन। सर मैं थोड़ा वो पेशेंट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ही जी। गॉट द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आल्सो द ब्रेन डैमेज इज देयर, सो ही गॉट द राइट साइड पैरालिसिस आल्सो। अच्छा सो अच्छा। बोथ कंबाइंड सो उसकी वजह से ही उनकी एक बॉडी अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट नहीं हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज रिकवरिंग, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू मूव इट। बट ब्रेन में, अपर न्यूरॉन में भी है सर, लोअर में ब्रेन का रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, जल्दी आएगा नहीं वो, इट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम। ओके सर। दिलीप सर लास्ट सवाल, देन वी आर डन। दिलीप सर। सर मी अळुंखे. दिलीप बोला. साहेब. अच्छा, माझं 3.5 वर्षापूर्वी स्पायनल कॉर्डचं ऑपरेशन झालेलं आहे. मी आता स्टेप बाय स्टेप फिजिओथेरपिस्ट यांच्या सहकार्याने किंवा यांच्यामुळे व्यायाम करून मी आता वॉकरवरून स्टिकवर आलोय, स्टिकवर चालतोय. परंतु काय होतंय, मांड्याचे मसल, पूर्वी माझा स्टॅमिना म्हणजे चालायचा वॉकरवरती अर्धा ते पाऊण तास चालायचो मी, डिस्टन्स भरपूर कव्हर करायचो. आता स्टिकवर आल्यामुळे थोडं कमी झालंय. आणि आता सध्या मसल्स जे आहेत पायाचे ते दुखतायत, पेनिंग होत आहेत. त्याला काय करावं, म्हणजे आता म्हणजे कॉन्फिडन्स थोडासा लूज होतोय. लूज होत आहे, बरोबर आहे. तुम्हाला यांनी, डॉक्टर ओमनी तुम्हाला असेस केलंय का? डॉक्टर ओमनी बघितलंय का? मसल काय की सर, त्यांचं हॅम्स आणि कॉर्ड्स थोडेसे टाईट आहेत, आणि लंबर मधनं सर थोडंसं बेंडिंग आहे, म्हणजे अर्गोनॉमिक. कारण हॅमस्ट्रिंग टाईट असतील तर ते पाठीतनं वाकूनच उभं राहणार, ते सरळ उभे ते स्ट्रेचिंग केलं ना तर इट्स पेन बेरिंग कॅपॅसिटी थोडी कमी आहे, सो सडन स्ट्रेच करायला इट्स व्हेरी टफ. So we are doing it very minutely, doing it, and we are making him stand more and do the stretches. Standing stretches we started, sir. बर. आता बॅकलोफेनची गोळी चालू आहे. बॅकलोफेनची तुम्ही घेऊ शकता. त्याचा डोस किती घेताय, 10 की 30? मला वाटतं 10च असेल, आणि वन टाइम घेतोय. वन टाइमच घेताय. डॉक्टर ओम, यू कैन इंक्रीज हिज डोज टू 30 मिलीग्राम एंड ट्राई, क्योंकि स्ट्रेचिंग कम करना पड़ेगा आपको. फिर दूसरी बात है कि यू कैन यूज एनी ब्रेस, क्योंकि अगर उनको बैक पेन है तो उनका अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए यू कैन यूज सम
आइदर टेलर्स ब्रेस और लंबर ब्रेस, जिसकी वजह से वो पेन भी कम हो जाएगा एंड he'll be able to stand without pain. सर पॉसिबल रहेगा तो मैं असेसमेंट के लिए आपके पास भेज देता हूँ सर. जरूर, नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. दिलीप सर मी तुम्ही पुण्यातच आहे. त्यांच्याकडे असेसमेंटला जावा, दॅट इज बेटर चॉईस, सो वी कॅन गाइड इट. चले, नितीन पाटील लास्ट सवाल सर, सॉरी हां. नो प्रॉब्लेम, बोला. हाँ. नितीन पाटील. नितीन पाटील बोला. हॅलो, नमस्कार सर. नमस्कार. हा सर, मी जेव्हा युरिन करतो ना सर, तेव्हा माझे पाय झटके मारतात. मला नॉर्मल युरिन होते, युरिन झाल्यावर परत नॉर्मल होता माझे पाय. असं का होतं सर? यूरिन करताना झटके मारतात. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप तब तक मत रुको जब तक आपको यूरिनरी ब्लैडर आपका पूरा फूल जाए, क्योंकि जब यूरिन पूरा फूल जाता है तो ब्लैडर जो है वो सेंसेशंस भेजना शुरू करता है स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर की तरफ. तो वो सेंसेशंस जब ऊपर की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन के, वो आपके फ्लेक्सर स्पाजम्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको इंजुरी हुई है. वहां पे क्रॉस टॉक होता है. डॉक्टर ओम प्रकाश, क्रॉस टॉक इज द रीजन की ज्या ठिकाणी असेंडिंग गेट कन्वर्टेड टू डिसेंडिंग सिग्नल, त्यामुळे त्यांना फ्लेक्सर स्पाजम यायला लागतात. तर दो सिम्टम्स, ब्लैडर पूरा फूलने तक रुके नहीं. उनको समझ में आता है कि मैं 4 घंटे में 6 घंटे में एक बार यूरिन पास करता हूँ, तो उससे 2 घंटे पहले उन्होंने ट्राई करना है. Yes, sir. तो उससे उसके लिए हम लोग ने वी ट्राइड वन सॉल्यूशन सर कि मोबाइल में अलार्म लगाए, अलार्म लगा के, हाँ, 4 घंटे में यू नीड टू डू इट फॉर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे हो जाए. थैंक्स अ लॉट. बहुत अच्छा लगा सर आपका. थैंक यू सो मच एवरीवन. सर एक प्रश्न होता माझा. नंतर विचारूया सर, नंतर वेट. सॉरी सर. नाही, नंतर विचारूया सर. ओके सर, थँक यू. Thank नेक्स्ट you, टाइम all सर the आप best. हमें और कभी टाइम मिलेगा तो दे देना. कोई प्रॉब्लम नहीं. आप ये कर सकते हैं, मेरा नंबर गोविंदराव जी से आप ले सकते हैं. विल बी इन टच. ठीक है, मैं आता हूँ सर आपको मिलने के लिए. थैंक यू सर. जरूर मिलेंगे. ठीक है. Dr. Manish, thank you so much. Very valuable information for all the patients. गोविंदराव बोला. थँक यू सो मच. थँक यू सर, हाँ गोविंदराव. आपण आमच्या विनंतीला मान देऊन आला त्याबद्दल धन्यवाद. गोविंदरावजी, तुम्ही घरातले आहात. तुम्ही काय विनंती करायची गरज, तुम्ही ज्येष्ठ आहात, आम्हाला तुम्ही आज्ञा करायची. कळलं ना सर? मैं जरूर आपको मिलने को आता हूँ. विच एवर टाइम यू पॉसिबल, मैं फोन करके आऊंगा. नो प्रॉब्लम. मेरा शेयरिंग है और आप अगर हमें गाइडलाइन कर पाए तो दैट इज जरूर. विल मीट डेफिनेटली विल मीट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थँक यू सर. थँक यू. Thank you, Dr. Om, also. Thank you for arranging this. थँक्यू सर.